स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SM क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को नीट 2021 की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर इवोल्यूशन यानी कि विकास से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे MCQ हैं जो कि प्रीवियस 10 ईयर में नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके लिए कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस के विकास के वह कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी जो उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। What is the most significant trends in evolution of modern man, Homo sapiens, from his ancestor? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सीधे खड़े होने की शरीर मुद्रा, दूसरा है जबड़ों का छोटे होते जाना, तीसरा है द्विनेत्री दृष्टि यानी कि बाइनोकुलर विजन, और लास्ट है बढ़ती जाती मस्तिष्क धारिता यानी कि इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, बढ़ती जाती मस्तिष्क धारिता यानी कि इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। समवृत्त संरचना किस कारण उत्पन्न होती है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अपसारी विकास के, दूसरा है अभिसारी विकास के, तीसरा है साझा वंश परंपरा और चौथा है स्थिकारी वर्ण। तो यदि आपने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एक एंसिस्टर से अलग अलग कैरेक्टर इवॉल्व होते हैं। यानी कि एंसिस्टर तो सेम होता है लेकिन उनमें अलग अलग कैरेक्टर निकल जाते हैं जिससे कि स्पीसीज़ बट जाते हैं। अगर हम बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तो इसके अंतर्गत आते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। जैसा कि आप होमोलॉगस का एग्जाम्पल इमेज के थ्रू देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम है लेकिन फंक्शन के रूप में देखा जाए तो सभी के जो फंक्शन है वो अलग अलग हैं। जैसे कि मनुष्य का हाथ पकड़ने के लिए, घोड़े का पैर दौड़ने के लिए, बर्ड का उड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखने को यही मिलता है कि एक ही स्पीसीज से अलग अलग कैरेक्टर इवॉल्व हुए हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार, और इसे ही हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं हम बात करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अलग अलग जो जातियाँ हैं लेकिन उनके जो कैरेक्टर हैं उनमें समानता मिलती है। यानी कि इनकी जो संरचना है और इनकी जो वंश परंपरा है वो अलग है लेकिन इनके जो कार्य हैं, कार्य करने की जो कार्यशैली है उसमें समानता मिलती है। और इसके एग्जाम्पल हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर, और एनालॉगस स्ट्रक्चर किसके अंतर्गत आते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो आप दिमाग में रखिएगा कि अगर बात करेंगे होमोलॉगस की तो आएगा डाइवर्जेंट में, और यदि हम बात करेंगे एनालॉगस की तो आएगा कन्वर्जेंट में। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, HDAC। तो यहाँ पर H का मतलब हो गया होमोलॉगस स्ट्रक्चर और D का मतलब हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं A का मतलब हो गया एनालॉगस स्ट्रक्चर और C का मतलब हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में अभिसारी विकास तथा अपसारी विकास दोनों का एक एक उदाहरण सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप टेबल में देखेंगे अभिसारी विकास और अपसारी विकास से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की जो आँखें हैं ये अभिसारी विकास का उदाहरण है। तो पीछे हम लोगों ने देखा था कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। उसी तरह हम बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में यानी कि अभिसारी विकास में, तो कशेरुकियों के अग्रपादों की जो हड्डियां हैं ये अपसारी विकास के उदाहरण हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि हिंदी वाले में ऑप्शन डी आपका सही है और इंग्लिश में ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन को ऊपर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 है, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, पृथ्वी पर प्रकट होने वाले आरंभिक जीव हरे नहीं थे और संभवतः अवायवी थे। और दूसरा कथन है, प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव रसो स्वपोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं किया। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथन में कौन सा कथन सही है। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में बोला है कि
कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है। तीसरे ऑप्शन में बोला है कि 1 और 2 यानी कि दोनों कथन सही है। और चौथा ऑप्शन बोला है कि 1 और 2 दोनों गलत हैं। हिंदी में जो ऑप्शन लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। तो आपको इस कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, क्योंकि जो हमारा प्रारंभिक वातावरण था वो अकारक था तथा बाद में पर्णहरिम का अस्तित्व आया और रासायनिक स्वपोषी प्रथम स्वपोषी जीव के रूप में थे, जो कि जल के प्रकाश अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त करने में असमर्थ थे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 और 2, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सी संरचना पक्षी के पंख के समजात है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू विंग ऑफ ए बर्ड। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, क्योंकि जो पक्षियों के पंख होते हैं और वेल का जो फ्लीपर होता है वह अग्रपाद का रूपांतरित स्वरूप होता है, और यह होमोलॉगस स्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 है, औद्योगिक अतिकृष्णता का एक उदाहरण है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा ऑप्शन है म्यूटेशन, सी है नियो लैमार्किज्म और डी है नियो डार्विनिज्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिक अतिकृष्णा उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो मॉथ थे, यानी कि यह एक प्रकार का जो कीट है, इसके बाह्य आवरण पर काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगे। और ये किसके कारण हुआ? पर्यावरणीय अनुकूलन के कारण, यानी कि इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, नव डार्विनवाद, यानी कि नियो डार्विनिज्म। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 है, अनुक्रमिक पोषी स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ाने को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, जैव आवर्धन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है, जैसे ये कोई इकोसिस्टम है, जैसे यहाँ पर प्लांट है। अब यदि इसमें खाद के रूप में यूरिया दिया जाता है, तो अब इस प्लांट को यदि चूहा खाता है तो वो यूरिया का जो अमाउंट है, यानी कि कुछ अमाउंट उस चूहे में जाएगा। अब इस चूहे को यदि स्नैक खाता है, सांप खाता है, तो कुछ अमाउंट यूरिया का अब किस में जाएगा? स्नैक में जाएगा। यानी कि जो ये विष है, यूरिया मान लेते हैं एक विष के रूप में है, यदि हम खाद के रूप में जैसे डीडीटी देते हैं तो वो क्या होगा? खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे जीवों में जाता रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो इस प्रकार से अनुक्रमिक पोषी स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ती है, और इस क्रम को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि जैव आवर्धन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्तीय संरचनाएं हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं पहले मैं आपको समझा दूं। ऐसे अंग जो मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्नता दर्शाते हैं, लेकिन समान कार्य करने के कारण समान प्रतीत होते हैं, उन्हें हम समरूपी, समवृत्तीय या फिर कह सकते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑप्शन बी में देख सकते हैं, जो प्रॉन किसे बोलते हैं? झींगा मछली को, ठीक है। तो जो प्रॉन्स के गिल हैं और मनुष्य के जो फेफड़े हैं, ये दोनों आपस में एनालॉगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके कार्यों में आपको समानता देखने को मिलेगी। प्राण जो है वह गिल्स के थ्रू, और जो मनुष्य है वो लंग्स के थ्रू श्वसन करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है, बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं, ये किसके उदाहरण हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एनालॉगस ऑर्गेन्स, दूसरा है एडॉप्टिव रेडिएशन, तीसरा है होमोलॉगस ऑर्गेन्स और चौथा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, यानी कि समजात अंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है, डार्विन के अनुसार जैव विकास का कारण है। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दूसरा है कंपटीशन
विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीसीज। और चौथा ऑप्शन है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि जब कंपटीशन एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है, और ये कंपटीशन क्यों होता है, भोजन के लिए होता है, वास स्थान के लिए होता है, या फिर जो संगम साथी है यानी कि जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए होता है, तो ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और याद रखिएगा ये समान जातियों में होता है, और यह जैव विकास का सबसे बड़ा कारण है। तो डार्विन के अनुसार जो जैव विकास का कारण है वह है अंतरा स्पीसीज प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 है, एक समष्टि के अंदर जीन आवृत्तियों में भिन्नता संयोग से होती है बजाय प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, इसे किसके लिए संदर्भित किया जाता है? यानी कि वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन ऑकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इट इज़ रिफर्ड टू एज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेकंड है रैंडम मेटिंग, थर्ड है जेनेटिक लोड, और फोर्थ है जेनेटिक फ्लो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता क्या है कि समष्टि के अंतर्गत होने वाली जितनी भी जीन आवृत्तियां हैं, यानी कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें अकस्मात बदलाव होता है, जिसके कारण नई एलील की आवृत्ति बन जाती है, और ये आवृत्ति में इतना अंतर होता है कि भिन्न प्रकार की जातियां बनती हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी समष्टि में यदि उसके जीन में वेरिएशन अचानक संयोगवश होता है तो वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले जीव एक समान पर्यावरणीय चुनौती के जवाब में समान समलक्षण अनुकूलन विकसित करते हैं कहा जाता है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडाप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू ए कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी है नॉन रैंडम इवोल्यूशन, ऑप्शन सी है एडाप्टिव रेडिएशन, और ऑप्शन डी है नेचुरल सिलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि जैसे पंख है, पंख का विकास हुआ, यह एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ कि उड़ने वाले कीट, पक्षी, चमगादड़ सभी ने स्वतंत्र रूप से उड़ने की क्षमता का विकास किया। सभी चारों का कार्य क्या है, यहाँ पर समान है तथा संरचना में समान है, परंतु शरीर की रचना के आधार पर इनमें क्या है, भिन्नता है, और यही कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि अभिसारी विकास। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है, वह विलुप्त मानव जो पिछले 1 लाख से 40,000 वर्ष के बीच यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के कुछ भागों में रहता है तथा जिसका कद छोटा था, भारी भवें थी, पीछे को ढालू माथा था, भारी दांतों वाले बड़े बड़े जबड़े थे, भारी शरीर, भद्दी चाल थी और झुकाव वाली मुद्रा थी, ये कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है निएंडरथल मानव। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है, ऑक्टोपस के नेत्र तथा बिल्ली के नेत्र की संरचना का पैटर्न अलग अलग है, फिर भी वे समान कार्य करते हैं, यह उदाहरण है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑक्टोपस तथा बिल्ली की नेत्र संरचना में भिन्न भिन्न प्रारूप प्रदर्शित करते हैं, परंतु ये कार्य में समान है। यह एक समरूप अंग का उदाहरण है, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।